प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसकी कोड संख्या है EL 203 के अंदर प्रैक्टिकल नंबर 1 का अध्ययन करेंगे और इसमें प्रैक्टिकल में किस तरह काम करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 1 है इसमें टू मेजर लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलवीडीटी, यानी एलवीडीटी का जो रेखीय विस्थापन है उसका मापन करना। और ये माप मल्टीमीटर की जो डिस्प्ले होती है उसके ऊपर एज ए वोल्टेज मापा जाता है। एलवीडीटी असल में क्या है? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर है, जिसे लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। यह एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। यह लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में बदलता है और इसलिए इसे प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह डिस्प्लेसमेंट का मापन करते हैं। इसमें एसी पावर सप्लाई को कनेक्ट किया जाता है प्राइमरी पर, अतः यह पासिव ट्रांसड्यूसर है क्योंकि इसमें 2 वाइंडिंग सेकेंडरी पर और 1 वाइंडिंग प्राइमरी में लगी होती है। इसका आउटपुट कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, अतः यह एक एनालॉग ट्रांसड्यूसर है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग और 2 सेकेंडरी वाइंडिंग लगी होती है। इन सभी वाइंडिंग को एक सिलेंड्रिकल फॉर्मर पर लपेट दिया जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है। ये कंप्लीट फॉर्मर है और इस फॉर्मर पे यहां पर ये प्राइमरी वाइंडिंग लगी हुई है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। और साथ ही बीच में इसके एक सॉफ्ट कोर, आयरन कोर रखी हुई है जो एक आर्म द्वारा जुड़ी हुई है। उस आर्म के, ये जो आर्म है, इस आर्म के मोमेंट द्वारा इस कोर को आगे या पीछे मूव कर सकते हैं या इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज में परिवर्तन होता है और उसको हम मापते हैं। दोनों वाइंडिंग्स जो हैं उनके डिफरेंस E0 के रूप में, दोनों वाइंडिंग की जो वोल्टेज आएगी उसका डिफरेंस के रूप में माप सकते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग पर 50 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक की आवृत्ति का सिग्नल अप्लाई किया जा सकता है। इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर के साथ आर्म कनेक्टेड होती है जिसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट के मापा जाता है। इसकी जो कार्य प्रणाली है यानी वर्किंग है, उसमें पहले केस फर्स्ट के रूप में बात करते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट पहले केस में 0 रखते हैं, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे, और ये नल पोजीशन कहलाती है कोर की। और इस केस में हम ये मानते हैं कि इसमें एक रेजिड्यू वोल्टेज प्रेजेंट रहती है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, यानी जब सेंटर में दोनों वाइंडिंग के कोर रखी होती है, उस केस में इसके सिरों पे दोनों वोल्टेज जो आती है सेकेंडरी, दोनों सेकेंडरीज की जो डिफरेंस है वो 0 न होके रेजिडुअल वोल्टेज में, यानी कुछ अवशेष वोल्टेज बना रहता है। 0.1 0.9 तक कुछ भी हो सकता है। सेकेंडरी वाइंडिंग S1 S2 में एक समान फ्लक्स लिंक करता है, जिससे दोनों वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान समान होता है, और जब समान ईएमएफ होता है तो वोल्टेज भी दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग पे समान होती है, जिसके कारण जो डिफरेंस है वो 0 आता है। आइडियल केस में हम ये 0 मानते हैं, पर प्रैक्टिकली ये 0 नहीं होता है, वो रेजिडुअल यानी कुछ वोल्टेज इसमें प्रेजेंट रहती है और उसको कम से कम किया जाता है रेजिडुअल वोल्टेज को, ताकि वो 0 के करीब पहुंचे। दोनों सेकेंडरी S1 और S2 वाइंडिंग को इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है कि आउटपुट वोल्टेज 0 बन जाए। इस प्रकार का कनेक्शन डिफरेंशियल कनेक्शन कहलाता है। सॉफ्ट आयरन कोर की यह मध्य स्थिति नल पोजीशन कहलाती है, जो कि इस नीचे चित्र में दिखा रखी है। सेंटर में ये कोर रखी हुई है दोनों वाइंडिंग के बीच में।
केस सेकंड की बात करते हैं। यदि आर्म को जो कोर की आर्म है उसको राइट साइड में यानी राइट साइड यहां है, यानी इस दिशा में, राइट साइड यानी इस दिशा में कोर को मूव करते हैं और जिसके कारण दोनों सेकेंडरी और प्राइमरी के अंदर जो फेस का डिफरेंस होता है वो फेस डिफरेंस होता है 180 डिग्री और मोर फ्लक्स इंड्यूस होता है सेकंड में यानी S2 पर, क्योंकि कोर ज्यादातर उस हिस्से पर संपर्क में होती है, फ्लक्स ज्यादा लिंक करती है, इसलिए वहां वोल्टेज भी ज्यादा बनता है। यानी ES2 जो वोल्टेज है सेकेंडरी 2 के ऊपर वो सेकेंडरी 1 की तुलना में ज्यादा होता है, जैसा कि इस नीचे बता रखा है। ये E0 जो दोनों वोल्टेज का डिफरेंस है ES1 माइनस ES2 बराबर E0 होता है, जो कि नेगेटिव मैग्नीट्यूड में हमें प्राप्त होता है। ये आरएम डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में जो एरो मैंने लगाया उस दिशा में करने पर प्राप्त होता है। केस सेकंड के बाद केस थर्ड की बात करते हैं। यदि आरएम की जो कोर है उसको लेफ्ट साइड में यानी इस दिशा में अगर मूव करते हैं इधर, तो कोर का ज्यादा फ्लक्स लिंक करता है S1 से, इसलिए S1 यानी सेकेंडरी फर्स्ट वाइंडिंग के ऊपर वोल्टेज ES1 ES2 से ज्यादा बन जाता है, इसलिए E0 बराबर ES1 माइनस ES2 एक पॉजिटिव वोल्टेज के रूप में हमें प्राप्त होता है। और फेस एंगल जो डिफरेंस होता है फेस का दोनों प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में 0 डिग्री मान सकते हैं। ग्राफ जो E0 और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यानी विस्थापन और आउटपुट वोल्टेज के बीच में इस तरह आगे दर्शाया गया है, हमें प्राप्त होता है। इसमें ये ऊपर की तरफ दिखा रखा है, ये E0 इस एक्सिस पे, ये Y एक्सिस है और X एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट को दर्शा रखा है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की और ये नेगेटिव डायरेक्शन मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की। और इनके लिए जो ग्राफ प्राप्त होता है वो इस तरह प्राप्त होता है। आइडियल केस के अंदर बताया है ये, पर आइडियल केस कभी नहीं हमें मिलता। प्रैक्टिकली उपरोक्त ग्राफ हमें नहीं मिल पाता क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का और ताप का प्रभाव होता है वाइंडिंग्स पर, इसलिए ये नॉन लीनियर हमें रिलेशन प्राप्त होता है आउटपुट वोल्टेज और डिस्प्लेसमेंट के बीच। प्रैक्टिकली जो हमें प्राप्त होगा ग्राफ वो इस तरह का होगा। ये जो दिखा रखा है, ये जो ग्राफ है ये कंप्लीट ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ असल में हमें प्राप्त होगा। इसको थोड़ा और मैं क्लियर कर दूं, ये जो ग्राफ की लाइन है वो इस तरह है, ये ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ नीले रंग में, और इधर दूसरी ये जो मैं रेड मार्कर से कर रहा हूँ लाइन खींच रहा हूँ, ये ग्राफ लेफ्ट साइड में जाती है और बीच में ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके और नीचे तक ये जो वोल्टेज है इन दोनों के बीच में रेजिडुअल वोल्टेज है नॉइसेस वोल्टेज उसमें दोनों वाइंडिंग के मध्य रहती है, वो नल पोजीशन में हमें प्राप्त होती है जब कोर को नल पोजीशन रखते हैं। तो ये नॉन लीनियर ग्राफ हमें मिलता है प्रैक्टिकल केस में, एलवीडीटी का जो डिस्प्लेसमेंट का मापन करते हैं उस केस में। इसके जो लाभ है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। लाभ E0 5 mm डिस्प्लेसमेंट में लीनियरिटी दर्शाता है, अप टू 5 mm तक ये डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इसमें रेखीय ग्राफ आएगा। ये हाई सेंसिटिव प्रदान करता है, लो पावर इसमें कंजप्शन होता है, आउटपुट इसकी हाई होती है, इनफिनाइट रेजोल्यूशन प्रदान करता है, लेस फ्रैक्शन होता है, लो हिस्टेरेसिस होता है इसमें, साइज इसकी
पोर्टेबल होती है, आराम से इसको इधर उधर रख सकते हैं। लार्ज डिस्प्लेसमेंट मापन इसमें संभव है। इसकी हानियों की बात करें तो ट्रांसड्यूसर की जो परफॉर्मेंस है उस पर स्ट्रेन, मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, जिससे इसकी क्वालिटी जो मापन की होती है वो गिरती है। ताप के कारण फेज शिफ्टिंग होती है, अतः सेकेंडरी कोयल के अक्रॉस एक कैपेसिटर लगाकर इसे कंट्रोल किया जाता है। इसकी जो एप्लीकेशन है एलवीटीटी के, वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह इसे यूज करते हैं और लीनियर डिस्प्लेसमेंट मापते हैं, रेखीय विस्थापन को मापन करते हैं। ये पहला इसका एप्लीकेशन हो गया, प्रयोग हो गया। दूसरा इसका उपयोग या प्रयोग है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह एलवीटीटी को यूज करते हैं प्रेशर, वेट, फोर्स, स्ट्रेस आदि को मापने के अंदर। ये इस प्रकार यूज कर सकते हैं एलवीटीटी को। अब इसकी प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल नंबर 1 जो है उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मापन करना है एलवीटीटी से, टू मेजर द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलवीटीटी। इसके लिए एपरेटस उपकरण की जो आवश्यकता हो, एलवीटीटी की क्वांटिटी एक होगी, प्रतिरोध 4.7 किलो ओम के 3 और 10 किलो ओम के का जो पोर्ट है वो एक यूज होगा। डिजिटल मल्टीमीटर एक चाहिए और सिग्नल जनरेटर भी एक चाहिए। इसका जो सर्किट डायग्राम दिखा रखा है, नीचे दिखा रखा है, इसमें आप देख रहे हो कि ये ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें ये जो दे रखा है ये साइन वेव जनरेटर है, जो साइन वेव को जनरेट करता है, जिसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये प्राइमरी के ऊपर, प्राइमरी वाइंडिंग जो ये दे रखी है, इसके ऊपर ये सिग्नल को भेजता है और ये सिग्नल आगे जाता है लिंक, फ्लक्स लिंक द्वारा कोर से होता हुआ S1 और S2 सेकेंडरी वाइंडिंग पर, और उस सिग्नल की जो आउटपुट आती है उसको एम्पलीफाई करके सिग्नल कंडीशनर और एम्पलीफायर होते हुए आउटपुट भेजते हैं, और आउटपुट पे डिस्प्ले जो मल्टीमीटर का उस पे उसको माप लेते हैं। इस कोर के डिस्प्लेसमेंट या कोर बीच में रखी हुई है, ये कोर है और इसको मूव कर सकते हैं आगे और पीछे। इसकी जो प्रोसीजर है इसके मापन की, उसमें चित्रानुसार सर्किट बनाकर सभी उपकरणों को जोड़ देते हैं और एलवीटी की कोर को आंतरिक रूप से सेंटर पोजीशन पर रखते हैं तथा नल पोजीशन की रेजिडुअल वोल्टेज का मान नोट कर लेते हैं। बाहरी बैलेंस सर्किट से रेजिडुअल वोल्टेज का मान कम से कम करते हैं। बाहरी बैलेंसिंग सर्किट द्वारा जो शेष वोल्टेज है सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में, वो कम से कम करने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। एक दिशा में कोर को 1 mm से चलाते जाते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट करते जाते हैं, और डिजिटल मल्टीमीटर में उसके आउटपुट वोल्टेज को नोट करते जाते हैं, प्रेक्षण ले जाते हैं। 10 mm डिस्प्लेसमेंट तक स्टेप 4 को दोहराते हैं तथा संबंधित आउटपुट वोल्टेज का माप नोट करते रहते हैं। इससे संबंधित कई डिस्प्लेसमेंट के मापन के लिए, यानी 0.5 mm दे रखते हुए या फिर 1 mm का डिस्प्लेसमेंट का विस्तापन करते हुए अलग अलग स्टेप पर इसके आउटपुट वोल्टेज को मापते हैं और प्रेक्षण लेते हैं और टेबल में लिखते जाते हैं। अब केस कोर का जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो दूसरी दिशा में करते हैं तथा स्टेप 5 को दोहराते जाते हैं और जो वैल्यू जाती जाएगी आउटपुट वोल्टेज की उसको लिखते जाते हैं। यानी राइट साइड में पहले अगर हम करते हैं तो लेफ्ट साइड में बाद में करते हैं, और इन रीडिंग्स को हम इस नीचे जो टेबल दे रखी है इस टेबल में लिखते हैं। ये जो टेबल है, ये वाली टेबल, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो दोनों तरफ होता है उस डिस्प्लेसमेंट को मापते हैं। जैसे ये दिखा रखा है 0 mm, 1 mm। 0 mm तो रेजिडुअल वोल्टेज के लिए होता है, जो कि 0.7 वोल्ट मिली वोल्ट बता रखी है दोनों केसेस में, लेफ्ट राइट में। क्योंकि लेफ्ट राइट में हम शिफ्ट नहीं कर रहे, सेंटर में है जब कोर, उसको 0 mm पे तो रेजिडुअल वोल्टेज वो मिलती है, वो 0.7 मिली वोल्ट प्राप्त होती है। और 1 mm पे ये राइट साइड में 9.1 और लेफ्ट साइड में 9.3 मिलता है। 3 mm पे 26.3 और लेफ्ट साइड में 23.5 मिली वोल्ट हमें प्राप्त होती है। 5 mm के लिए 44.6 मिली वोल्ट राइट साइड में और 43.8 मिली वोल्ट
लेफ्ट साइड में हमें प्राप्त होती है और 7 mm डिस्प्लेसमेंट के लिए राइट साइड में 63.3 मिलीवोल्ट हमें वोल्टेज प्राप्त होती है और लेफ्ट साइड में 62.48 मिलीवोल्ट हमें प्राप्त होती है। और इस प्रकार ये जो दोनों तरफ राइट लेफ्ट में जो वोल्टेज प्राप्त होती है उसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन डिस्प्लेसमेंट्स के लिए, और उसका ग्राफ जो होगा आगे दिखा रखा है, इस तरह का ये ग्राफ प्राप्त होता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये नॉन लीनियर ग्राफ है। ये ग्राफ जो आया है हमें यहां से चालू हुआ है, ये ग्राफ यहां से, और ये जो तो यहाँ और इस नीचे जीरो पॉइंट के पास जो डिस्प्लेसमेंट का जीरो नल पोजीशन है वहां तक ये जो वोल्टेज हमें मिल रहा है ये रेजिडुअल वोल्टेज के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये रेजिडुअल वोल्टेज है और जो कर्व ड्रा होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ वो इस तरह हमें प्राप्त होगा। ये लाइनें दिखा रखी है, ग्राफ दिखा रखा है, इस लाइन के द्वारा इस ग्राफ को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ इस ऊपर की दिशा में जो y एक्सिस है वो आउटपुट वोल्टेज E0 को प्रदर्शित करते हैं ग्राफ पर, और इधर डिस्प्लेसमेंट को प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार हम इस ग्राफ को तैयार करते हैं और डिस्प्लेसमेंट एज ए आउटपुट वोल्टेज को हम मापन करते हैं। तो इस प्रकार ये हमें पूरा मापन डिस्प्लेसमेंट का करना इस एलवीडी द्वारा संभव हो पाता है और ये कार्य लैब में आराम से किया जा सकता है। थैंक यू।